दोस्तों, यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लोग एक नया प्रश्न देखेंगे और देखेंगे कि इसका मॉडल उत्तर कैसे है और इसमें सर के द्वारा चेक हुई कॉपी में जो कमियां हैं उसको भी देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि केंद्र सरकार अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई आकर्षित करने पर बल दे रही है। भारत के लिए एफडीआई अंतर्प्रवाह के क्या लाभ हैं, चर्चा कीजिए। अच्छा, तो यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है केंद्र सरकार एफडीआई पर अत्यधिक बल क्यों देती है, क्या कारण है और एफडीआई अंतर्प्रवाह के क्या-क्या लाभ हैं, इसकी चर्चा करने के लिए पूछा है। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में एफडीआई का मतलब समझाएंगे एक लाइन में थोड़ा-सा, ठीक है? जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का तात्पर्य किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के भौतिक अवसंरचना में निवेश यानी कि एफडीआई जो है, जब कोई अन्य देश मान लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन या कोई अन्य देश हमारे देश में आके यहाँ की जो सड़क है, मकान है, एयरपोर्ट है, कंपनी, नहर, अन्य जो ऐसी जो स्थिर संरचना है, उसमें निवेश करता है, तो उसे हम लोग एफडीआई कहते हैं। चूँकि एफडीआई निवेश किसी भी देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देखिए इससे होता क्या है, एफडीआई अच्छा इसलिए होता है, एफडीआई होगा तो इससे रोजगार का सृजन होगा क्योंकि आधारभूत संरचना का विकास होता है और दूसरी तरफ औद्योगिकरण होगा और तीसरी तरफ आधारभूत संरचना का विकास होता है तथा यह दीर्घकालिक होता है। अब भाई सड़क बन जाएगी तो 1 महीने के लिए बनेगी नहीं, जाहिर सी बात है कि लंबे समय के लिए बनेगी और विषम परिस्थितियों में देश छोड़कर नहीं जा सकता है, अर्थात इनमें स्थायित्व होता है। देखिए अगर एयरपोर्ट बन जाएगा तो एयरपोर्ट लेके भाग थोड़ी जाएगा कोई, इसलिए इसे अस्थायित्व माना जाता है और विषम परिस्थितियों में देश छोड़कर नहीं जा सकता है। तो ये हुए एफडीआई के जो है कारण क्यों लाया जाता है। अब देखिए सर के द्वारा इसमें सुझाव दिया गया है, एफडीआई में विदेशी पूंजी के साथ-साथ नई तकनीक एवं कुशल प्रबंधन का भी आगमन होता है। जैसा कि मुझे यहाँ 2 लाइन ये भी ऐड कर देना चाहिए था, नहीं हो पाया है, ये कमी है, तो हमें कमियों को भी देखना है। सर के द्वारा बहुत अच्छा गाइडेंस किया गया है। यह सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है, ठीक? अब इसकी अच्छा आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए हर देश एफडीआई को प्रोत्साहित करता है, जैसे भारत सरकार भी एफडीआई को आकर्षित करने हेतु निम्न बातों पर ध्यान दे रही है। जैसे भारत सरकार क्या कर रही है एफडीआई ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहली बात, आधारभूत संरचना का विकास खूब कर रही है। जैसे अगर हमारे यहाँ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तभी कोई देश की कंपनी यहाँ आके निवेश करना चाहेगी। अब मान लीजिए भारत एक विषम भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे है, हिमालयी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एफडीआई का निवेश ज़्यादा नहीं हो पाता है। हाँ, इसलिए सरकार आधारभूत संरचना के विकास पर बल दे रही है और बाजार क्षमता के विकास को बढ़ावा दे रही है। निवेश सुगमता अर्थात अवरोध का अभाव, इसका मतलब ये होता है निवेश सुगमता मतलब कि एफडीआई के लिए जो विदेशी कंपनियों को पर्यावरणीय एवं सामाजिक अनुमति होनी चाहिए, वो आसानी से मिलती है, आसानी से मिल जाए। यानी कि पर्यावरणीय अनुमति की जटिलता ना हो जिससे निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं होता है, ठीक? और क्या है, बेहतर संसाधनों के निर्माण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम पर बल दे रही। देखिए यहाँ जब कोई कंपनी आएगी तो उसको श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है, और दक्ष कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। दक्ष कुशल श्रमिक उसको तभी उपलब्ध होंगे जब हमारी राष्ट्रीय सरकार, हमारे देश की सरकार अपने यहाँ के युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित करके बेहतर शिक्षा देके उन्हें कुशल बनाएगी, दक्ष बनाएगी। तो यह बेहतर मानव संसाधन के निर्माण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम पर। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक? स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम का भी संचालन कर रही। अब देखिए, अब वो एफडीआई दूसरे पैरे में एफडीआई का लाभ पूछा था, तो हम लोग उस लाभ को भी देखेंगे। वस्तुतः भारत के लिए एफडीआई अंतर्प्रवाह के कई लाभ हैं, जैसे देखिए, चूंकि एफडीआई जब आएगी तो आधारभूत संरचना का विकास होगा, इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। निवेश को जब बढ़ावा होगा तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का सृजन होगा, तो इससे बेरोजगारी दूर होगी और दूसरी तरफ पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निर्माण होगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी, तो इससे क्या होगा, सरकारी राजस्व बढ़ेगा
और जब सरकारी राजस्व बढ़ेगा तो जो सरकार के पास राजस्व है उसका उपयोग मानवीय कल्याण हेतु कार्यों में किया जाएगा। इससे जो हमारे देश की जनता है उसका जीवन स्तर बेहतर होगा और प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। तो इसलिए एफडीआई के ये बहुत अच्छे लाभ है। और दूसरा क्या है, देखिए जब एफडीआई होगी तो जाहिर सी बात है किसी एक क्षेत्र में कई विदेशी कंपनियां आएंगी, तो इससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, यानी कि उन कंपनियों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा, जो उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा और जब उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता सुधरेगी तो निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट हो गया एकदम बढ़िया सा। अब तीसरा क्या है, सेवा क्षेत्र का विकास होगा एफडीआई से। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पे होगा। जब सेवा क्षेत्र में रोजगार का सृजन बड़े पैमाने पे होगा तो सेवा क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी। चूंकि सेवा क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ने से सेवा अन्य क्षेत्रों में मांग बढ़ जाएगी, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में भी मांग बढ़ जाएगी। जब सर्विस सेक्टर वाले व्यक्ति के पास पैसा होगा तो टीवी की मांग करेगा, फ्रिज की मांग करेगा, कार की मांग करेगा, कूलर की मांग करेगा। तो ऐसे में इस मांग को पूरा करने के लिए क्या होगा कि इन क्षेत्रों में जो द्वितीयक क्षेत्र हैं उनमें भी उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। तो इससे द्वितीयक क्षेत्र में भी रोजगार का सृजन होगा, द्वितीयक क्षेत्र का भी विकास होगा। तो गरीबी और भुखमरी में कमी आएगी। जब गरीबी भुखमरी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि लोग शांति सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो इससे लोग उस व्यवस्था का समर्थन करेंगे और जब व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा खुद ब खुद मजबूत बनी रहेगी। ठीक, ये तीसरा पॉइंट है एकदम बढ़िया सा। और चौथा पॉइंट क्या है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जब निवेश होता है एफडीआई का तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी रोजगार का व्यापक पैमाने पर सृजन होता है। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्ट बेहतर होगा, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन सुविधा भी बेहतर बनेगी। जब परिवहन सुविधा बेहतर बनेगी तो किसानों को, व्यापारियों को उनके उत्पाद की अच्छी मात्रा मिलेगी, उचित कीमत मिलेगी। तो इससे कहीं ना कहीं एफडीआई हमारे लिए कई तरह से लाभकारी हैं। हमने कितने पॉइंट देखे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे सर ने सुझाव दिया है कि एफडीआई से नई तकनीक एवं प्रबंधन कौशल बेहतर होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है, रोजगार का सृजन होता है, विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि। देखिए ये जो 2 पॉइंट है तो अगर इसे हम लोग देखें तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे जिक्र किया है रोजगार का सृजन, आप देख सकते हैं। शायद थोड़ी मिस्टेक हुई होगी ध्यान न देने में सर को, लेकिन कोई बात नहीं। और विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि, यानी कि ये एक प्रकार से यही है कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, दूसरे शब्दों में है पॉइंट वही है। हाँ, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है कि नई तकनीक एवं प्रबंधन कौशल आएगा। ठीक, उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये वही चीज़ है, उत्पादकता में वृद्धि भी ये वही पॉइंट है। मांग को पूरा कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि, ये इनडायरेक्टली यहाँ पे जिक्र हुई है। हाँ, एफडीआई की हानियों के बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया, चूंकि हानि पूछा नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रश्न की मांग के अनुरूप जो है क्यों ना उसी को ही केवल उत्तर में दिया जाए। लेकिन फिर भी हम लोग एफडीआई की कुछ हानियाँ भी देख सकते हैं 1 2 लाइन में। जैसे एफडीआई से क्या होता है, चूँकि जब विदेशी कंपनियाँ आएगी तो इससे कहीं ना कहीं देसी कंपनियाँ हमारी हतोत्साहित हो जाएंगी। देसी कंपनियाँ हतोत्साहित होंगी तो देसी कंपनियाँ कुछ बंद हो जाएंगी। तो इससे हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है कहीं ना कहीं जो है उसमें गिरावट आ सकती है। यानी कि परंपरागत स्वदेशी तकनीकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब विदेशी तकनीक आएगी, विदेशी कौशल आएगा तो परंपरागत जो स्वदेशी तकनीक है उस पर प्रतिकूल प्रभाव। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री लग गई है तो हम लोग पाश्चात्य कपड़ा जो है पहनते हैं, जबकि इससे क्या होगा, पाश्चात्य कपड़े शर्ट पैंट के आ जाने से जो परंपरागत हस्त उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग जो हाथ से सूत कात कर बनाए जाते थे, इन सब के रोजगार पर, जुलाहों के वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हमने इतिहास में भी पढ़ा है। ये पॉइंट आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है कि अंग्रेजों की नीतियों ने किस तरह से परंपरागत हस्त उद्योग का पतन कर दिया। ये सारे बिंदु वहाँ से भी मिल सकते हैं कमी के।
और इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली नव उपनिवेशवाद एवं नव साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये एफडीआई की कुछ हानियां हैं, इसे चलते चलते एक लाइन में, एक छोटे से पैरे में यहाँ जिक्र कर देना चाहिए था हमको, किंतु शब्द सीमा बढ़ रही थी तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ कमी करके एक एक लाइन की यहाँ पे पढ़ाया जा सकता था, इस जगह पे निष्कर्ष से ठीक पहले ऐसे पैरा देके। वस्तुतः एफडीआई अपने आप में सिर्फ लाभकारी ही नहीं होता, कभी कभी इसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे यही तीनों पॉइंट डाल देना है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है। अतः इस प्रकार एफडीआई किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार बन सकता है, किंतु केवल विदेशी निवेश की ही नहीं बल्कि घरेलू निवेश की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में देखिए निष्कर्ष में ये है कि केवल एफडीआई ही नहीं बन सकता, हमें घरेलू निवेश भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे टेलीकॉम कंपनियां, विमानन कंपनियां, इंडिगो, जेट एयरवेज, एयर इंडिया आदि, इन सब की जो है आर्थिक समृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एफडीआई के आगे इनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो ये हमारा उत्तर कंप्लीट हुआ। हम आशा करते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, उत्तर अच्छा लगा होगा, मॉडल आंसर भी ठीक लगा होगा। जो कमियां होंगी हम लोग आने वाले प्रश्नों में सुधार करेंगे और दिन प्रतिदिन अपने उत्तर को और बेहतर से बेहतर मिलकर बनाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।